Yes. So the next part of our this topic is proportions now. ठीक है. Now as we have seen the ratio and the chapter's name is ratio and proportion. So आज हम देखेंगे proportion क्या होता है. ठीक है. देखो सबसे बेसिक चीज यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है मैंने. Comparison of two ratios is proportion. मतलब क्या कहना चाहता है? मान लो एक रेशियो है a upon b, दूसरा रेशियो है c upon d. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं a upon b equals to c upon d, इसको हम थोड़ा ऐसे रेशियो वाला थोड़े ऐसे एकदम मॉडिफाइड वर्जन में ऐसे लिख सकते हैं a is to b is to c is to d, है ना. I'll zoom this in for you like this. a is to b is to c is to d. This is the way of writing, right, or comparing two ratios, and that is basically called proportion. यही चीज है और कुछ नहीं है. ठीक है. So let's see, ये मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं. देखो a is to b is equals to c is to d is same as a is to b is equals to same as a. ये कैसे आया? ठीक है, ये दो बार आ गया है. So forget this. This is just a moment. ये छोड़ दो. ठीक है. a is to b is to c is to d is same as a into d is equals to b into c. कहां से आया ये? is same as मतलब ये कहां से आया? I'll show you. So this is like a upon b equal to c upon d. कहां से कंपेयर करेंगे यार? सीधी बात है, a into d is equals to b into c. As simple as that. ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें. बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रपोर्शंस का. ठीक है. जैसे मान लो ये सिंपल एग्जांपल है. सिंपल एग्जांपल 2:5 is equals to 6:x. ठीक है, मतलब 2:5 equals to 6:x. is to मतलब डिवाइड. यार कितना सिंपल है. 2x is equals to 30, so x is equals to 15. छोटे बच्चों वाला एग्जांपल है ये. ठीक है. क्यों हम कर रहे हैं? बिकॉज हम समझ रहे हैं कि प्रपोर्शन होता क्या है. Why we call it a proportion and not ratio? Because when you compare two ratio, it becomes a proportion. That's it. ठीक है. Then I hope you understood this. There you go. X is equals to 15. Right? Done. चलिए. So let's go to the next part and let's start with the basic concept. ठीक है. So the ratio of salaries of A and B is same as the ratio of salaries of B. If the product of the salaries of A is 361,100, sorry, then find the salary of B. ऐसा आपके सामने एक क्वेश्चन है. ठीक है, बड़ा सिंपल है. आपके ये अभी हमने जो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा उसी से सॉल्व होगा. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. राइट. सो यार सिंपल लिखा हुआ है ना इसने. The ratio of salaries of A and B, मतलब A और B के सैलरी का रेशियो is same as B और C के सैलरी का रेशियो. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? A into C equal to B square. ठीक है. If the product of the salaries of A and C is 361,100, that is B square. Fair enough. So B क्या हो जाएगा? What will be the B? 361,100 is, can I simply write 361 into 100? Yes. Can I write this is B square? So B would be 361 का 19, 100 का 10. So B is equals to 190. बताइए, समझ आया नहीं आया? वेरी सिंपल. अभी हमने जो डिस्कस किया एग्जैक्टली वही चीज किया मैंने. रेशियो को कंपेयर किया, सिंपल इक्वेशन बनाया, आंसर आया. छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, राइट? वी कैन सी दैट, राइट? लेकिन हाँ, समझने के लिए व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रपोर्शंस. ठीक है. अच्छा, proportions and proportionality are two different things. Proportionality is also there, right? वो भी हम समझते हैं. ठीक है. Let's go to the next part, that is direct and indirect proportion. As normal it is called as proportionality. ये समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं. बहुत मतलब एकदम 3rd 5th स्टैंडर्ड वाला. ठीक है. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. If we can buy 5 chocolates in ₹25, then how much it will cost to buy 25 chocolates? मतलब ऐसा 5 रुपए की 25 चॉकलेट, तो 25 चॉकलेट का कितना? सिंपल पूछा है ना. 25 into 25 625 upon 5. सिंपल. 25 into 25 625 upon 5. कितना आ जाएगा? 125. राइट? यस और नो? पक्का है ना? डन. वही चीज मैंने यहां भी किया. आंसर 125. व्हाई सो सिंपल? इतना सिंपली ये वाला जो हम चीज कर रहे हैं ना, 2 रुपए की 4 चॉकलेट तो 4 रुपए की कितनी? 25 रुपए की 5 रुपए की 5 चॉकलेट का 25 रुपए, तो 25 चॉकलेट का कितना? ये वाला जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो हम क्यों कर सकते हैं? Why we use this formula or why we use this method? Because समझना, buying chocolates
at some rupees is a directly proportional thing. What do we understand by this? समझ रहा हूं. मान लो चॉकलेट्स इंक्रीज होगी तो उसके पैसे भी बढ़ेंगे. यस सर. चॉकलेट्स डिक्रीज होगी तो लगने वाले पैसे भी कम होंगे. यस सर. एज सिंपल एज दैट, राइट? इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. तो मान लो ये x क्वांटिटी है, ये y क्वांटिटी है. अगर x इंक्रीज होगा उसकी वजह से y भी इंक्रीज हो रहा है. अगर x डिक्रीज होगा उसकी उसकी वजह से y भी डिक्रीज हो रहा है. व्हाट डज दिस शो? दिस शोज दैट दीस टू वेरिएबल्स x and y are directly proportional to each other. If one quantity increases, other also increases. One decreases, other also decreases. This is called direct proportion. ठीक है? So समझे बात को. What is direct proportion? Because it's a direct proportion. As the number of chocolates increases, the rupees will also increase. So कुछ ऐसा. X is directly proportional to Y. Now, as we know in the mathematics, proportionality का symbol अगर हटाना है तो we'll have to put constants. So X is equals to KY. Some constant I've put here, right? यहां से और मैं आगे लिख सकता हूं X upon Y is equals to K और which is constant. ये क्या कह रहा है, बात समझना. What does this term says? What does this equation says? This says that x upon y, that is ratio of x and y, will be always constant if they are proportional, directly proportional to each other. Then their ratio will be always constant in a certain example, right? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैंने x की कोई वैल्यू ली, लेट्स से x1, और y की कोई वैल्यू ली, लेट्स से y1, और x1 अपॉन y1 फाइंड किया, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब x की कोई दूसरी वैल्यू ली और y की कोई दूसरी वैल्यू ली, उन दोनों का रेशियो फाइंड किया, वो भी सेम होगा बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. बात समझे? यहां तक पक्का समझ आया सर? हाँ, क्लियर है आपके सामने. डन. इसका फायदा क्या है, ये एक सर कहां रिलेट कर रहे हो आप, मैं दिखा रहा हूं. मान लो जो x है वो चॉकलेट्स है. लेट्स से x इज चॉकलेट्स, लाइक नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट? एंड y इज रुपीज. डन. पहले केस में इफ वी कैन बाय 5 chocolates in 25 rupees, so x is 5, y is 25, equal to, then how much it will cost to buy 25 chocolates? 25 upon y2, क्योंकि वही तो हमें ढूंढना है ना, कितना पैसा लगेगा. This implies y2 equal to 25 into 25 upon 5. This is 125. Now the thing to observe is this. ध्यान से देखिए. 25 into 25 upon 5. 25 into 25 upon 5. जब हमने ये यूनिटरी मेथड जिसे हम कहते हैं वो वाला फॉर्मूला यूज किया, 5 रुपए की इतनी चॉकलेट, इतने रुपए का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दो, वो यूज किया, तो अल्टीमेटली वी एंडेड अप विद 25 into 25 upon 5. जब पूरा ये कॉन्सेप्ट लगाया, अल्टीमेटली वी एंडेड विद 25 into 25 upon 5. सो इसके कारण वी कैन यूज दिस बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड सिनारियो, जब हम छोटे थे तभी भी, ठीक है, जब हम ऐसे चीजें सीख रहे थे तभी भी, वी यूजुअली टेक अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थिंग. चॉकलेट्स बढ़ी, पैसा बढ़ा, चॉकलेट्स कम हुई, पैसा कम लगा, सीधी बात है ना? वैसी ही चीजें हम लेते आए हैं और इसलिए हम ये यूनिटरी मेथड कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, यू सी दैट्स द सेम थिंग आई हैव डन हियर. You see, 25 into 25 is same as 25 into 25 upon 5. ठीक है? Now another question for you. ध्यान से पढ़े. What you do is you pause the video and try solving by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, right? Done. तो if 10 men can complete the work in 20 days, then the same work can be completed by 15 men. ठीक है? 10 लोग, sorry, अगर 10 लोग मिलके 20 दिन में काम खत्म करते हैं तो वही काम 15 लोग कितने दिन में करेंगे? सर बड़ा सिंपल है ना ये भी तो. देखो 15 into 20 upon 10 that is 30 days. yes or no? है ना यार? अब थोड़ा लॉजिकली भी सोचेंगे ना हम इसमें. अगर 10 लोगों को एक काम खत्म करने में 20 दिन लगता है, ठीक है, वही काम 15 लोग कितने दिन में खत्म करेंगे? नहीं, 0 नहीं. I used to get this answer in class. सर वो काम तो खत्म हो चुका, फिर से क्यों करना है? वो नहीं, ठीक है. सो मैथमेटिकल फ्रंट पे हम सोचेंगे. सो 10 लोग मिलके जो काम 20 दिन में कर सकते हैं, वही काम 15 लोग मिलके 30 दिन में करेंगे. डज इट मेक सेंस?
Not at all. Reason behind, if 10 men can complete in 20 days, 15 men, which is greater than 10, इंसान बढ़े, काम करने वाले लोग बढ़े, तो जो काम है वो जल्दी खत्म होगा. It makes sense, right? तो 30 days थोड़ी आएगा, वो 20 से भी कम आना चाहिए. Why we got wrong answer through this unitary method now? Reason, they are not directly proportional. Incorrect, right? 30 days is incorrect. Why so? Because they are not directly proportional. They are inversely proportional with each other. Now what do we understand by inversely proportional? ध्यान से देखें, एक क्वांटिटी है, इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज होगा. एक क्वांटिटी जिसे डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. ये वही सीन है ना. अगर काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर काम करने वाले लोग कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि काम तो उतना ही करना है. काम इज कांस्टेंट, वर्क इज कांस्टेंट हियर, राइट? इन दैट केस, इफ one quantity increases, other decreases, one decreases, other increases, that is called indirect proportion. That or indirect proportion or inversely proportional. या इसे हम कहेंगे x is not directly proportional, it is inversely. So x is proportional to 1 upon y. X is proportional to 1 upon y, right? Hence we can simply write x into y is equals to k, or we can write constant. Because यहां पे क्या आ जाएगा, अगर मैं proportionality हटा दूंगा तो लिख पाऊंगा x equal to k upon y. So x into y. So product will remain constant. Now you focus here. यहां पे क्या constant रहता था? Ratio. x upon y constant. यहां पे क्या कांस्टेंट रह रहा है? प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. उसी लॉजिक से आगे बढ़ते हुए अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे लेट्स टेक 10 men as x1, 20 days as y1, 15 men as x2, some days as y2, which is to be found out, right? So here as we know that x and y का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, what can I write? x1 y1 equal to x2 y2. ध्यान से देखें, x1 y1 मतलब 10 men 20 दिन, 10 into 20 equal to x2 y2 15 into x. Solving this, x will be 200 upon 15, right? 20 into 10, that's 200 upon 15, and that will be around 13 1 by 3. That will be around 13 1 by 3. You see here. Now this makes sense. पहले जो काम खत्म करने में 20 दिन लगते थे, अब वो काम खत्म करने में करीब 13.5 दिन लगेंगे. 13 दिन और 1/3, मतलब ऐसा 13.33 डेज लगेंगे, while 15 men are working, because they are inversely proportional to each other. This is complete concept of indirect and indirect proportion. This is a direct proportion, a basic example. This is indirect proportion, very basic example. I hope you understood this, right? There it is in front of you, with me not being in the frame. You can see, and you can note down as well by pausing the video, right? I hope you understood this. ठीक है, चलिए, let's go to the next part and let's understand proportionality in depth by taking different examples. ठीक है, आपके सामने एक example है, clear example. ठीक है, done. Please pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने try किया होगा इसे, right? The cost of the gold biscuit, ठीक है, cost of the gold biscuit is directly proportional to the square of its weight. आप देखो, अप्रोच समझो, मैं जो पढ़ रहा हूं वो मैथमेटिकली लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझे पता है what is direct and indirect proportion. ठीक है, वो तो हटाना ही पड़ेगा हमें. So what we can simply write, cost upon w square will be always constant. Great, done. If a gold biscuit weighing 60 grams, ठीक है, cost 3.6 lakhs, मतलब देखो हमें क्या दिया है, cost 1 upon w1 square, गलती मत करिए, cost 2 upon w2 square, क्योंकि दो ही सिनेरियो दिए हुए हैं तो हम ऐसे कंपेयर करवा सकते हैं. cost 1 कितना दिया है, 3.6 lakhs. cost 1 is 3.6 lakhs upon w1 square. w1 कितना दिया है, 60 का स्क्वायर, that is 3600, equal to
देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पूछा है, दैट वेज 80 grams, दैट इज 640 आई गेस, 6400 नॉट 640. सो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, cost 2 which is nothing but 3.6 multiplied by 6400 upon 3600. This gets cancelled, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, and that will be, there you go, that will be 6.4 lakhs. 6.4 lakhs. समझ आया ना, है ना? कुछ नहीं किया हमने. गोल्ड बिस्किट और उसके वेट का हमें प्रोपोर्शनलिटी दिया हुआ है, हमने उसका एक इक्वेशन बनाया, वी कंपेयर्ड टू केसेस एंड वी गॉट आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना? डन, ग्रेट. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अगेन राइट, अगेन प्रोपोर्शनलिटी का एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको सोचना है और सॉल्व करना है. ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, राइट? द हाइट ऑफ द पर्सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज, मतलब क्लियर लिखा हुआ है ना उसमें, दैट हाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, लाइक h1 अपॉन रूट age1 इज इक्वल्स टू h2 अपॉन रूट age2. ठीक है, ग्रेट. नाउ व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द खली एट द एज ऑफ 16, मतलब एज 2 आपको 16 इयर्स दिया हुआ है और हाइट 2 पूछा है. इफ his height was 5 feet, मतलब एज 1 आपको 9 इयर्स दिया हुआ है और हाइट 1 आपको 5 फीट दिया हुआ है. ठीक है, इसको सीधा सीधा इसमें डाल देते हैं. हाइट 1 इज 5 फीट अपॉन रूट एज 1, दैट इज 3 इयर्स, दिस इज रूट 9. ठीक है, इक्वल टू हमें नहीं पता हाइट कितनी होगी, दिस इज रूट 16 और 4, सो x इज इक्वल्स टू 20 by 3 feet. As simple as that. ठीक है, डन. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था. The same thing I have shown you here. 20 by 3 is 62 by 3. Understood? पक्का? अभी भी ये सारे सिंपल क्वेश्चंस है. You see, this is just to understand the basic concept. Or you might find these examples in a simple examinations, not CAT or ZET or even the bigger level or similar level examination. ठीक है, those examinations would have a different kind of questions that will be looking, don't worry. ठीक है, लेकिन this is the concept to understand that what proportions is all about, what is indirect and direct proportions. I hope आप यहां तक समझ चुके हैं. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, this is good question, very good question I guess. ठीक है, डन. और ये आपको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, राइट? Now you can pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने इसे ट्राई किया होगा. If the value of the diamond is directly proportional to square of its weight, clear, starting यहां से हो रहा है. Value of the diamond is directly proportional, directly इसलिए मैंने equal to लिख दिया, some constant into square of its weight, square of its weight. ठीक है, done, great. Okay, if a diamond of the value 6800, value 6800, कांस्टेंट नहीं पता, उसका वेट भी हमें नहीं पता. ठीक है, डन. ब्रेक्स डाउन इन 3 पीसेस विद द रेशियो ऑफ देयर वेट्स इज 578. ठीक है, रेशियो नॉट 578, दैट इज रेशियो 5:7:8. ठीक है, सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि उनका जो वेट का रेशियो है W1:W2:W3 व्हिच इज 5:7:8. हाँ सर, वही तो दिया हुआ है. ठीक है, ग्रेट. तो मैं उनका जो इंडिविजुअल वेट है वो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, कैन आई से 5x 7x एंड 8x. हाँ सर, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीप्लायर. डन सर, ये भी समझ आ गया. तो ऐसा कह सकता हूं, अच्छा कोई एक चीज है, ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस. अब मैं उन पीसेस का वेट करता हूं, उन पीसेस का 3 पीस हो गए. ठीक है, उन तीनों पीस का एक का है 5x, दूसरे का है 7x, तीसरे का है 8x. ठीक है, तो वो जो चीज टूट गई उसका टोटल वेट कितना होगा, 5 7 12 plus 8 20x. Can I say this will be total weight? यार चीज तो वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, उसका वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके अंदर पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, वेट तो चेंज नहीं होगा ना. अगर मान लो ये पेन है, this pen fell down, right? And what happens is this breaks down into 3 pieces. Having the ratio as 5:7:8, that means this pen has 20x as weight. As simple as that. ठीक है, done. So ये मिल गया ना.
टोटल डायमंड का जो टोटल वेट है वो कितना है 20x, मिल गया मतलब हमने अज्यूम किया है, सो 20x का होल स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हिच विल यूज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल. यहां तक समझ आ गया, ठीक है. देन फाइंड देयर इज लॉस और प्रॉफिट ड्यू टू ब्रेकेज. अच्छा, एंड ऑफ व्हाट वैल्यू? क्यों क्यों ऐसा होगा? बिकॉज टोटल वेट का स्क्वायर टूटे हुए टुकड़ों के स्क्वायर से अलग होगा. सीधी बात है ना, टूटे हुए टुकड़ों का स्क्वायर होगा और टोटल का स्क्वायर होगा. समझना बात को. इफ यू मल्टीप्लाई 20 with 20, whereas you multiply 5 with 5, 7 with 7 and 8 with it, what does it make difference? Of course it does, right? Even though 5 plus 7 plus 8 is 20, लेकिन वो तो स्क्वायर हो रहा है ना. अब तो वहां फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा वो हम देखते हैं. मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा था कि क्यों फर्क पड़ेगा. ठीक है, चलिए. सो नाउ कैन आई से फ्रॉम दिस पार्ट दैट वैल्यू 1, पहले टुकड़े का वैल्यू होगा k इंटू 5x का होल स्क्वायर, है ना. वैल्यू इज इक्वल्स टू k इंटू w1 स्क्वायर. सो दिस इज 5x का होल स्क्वायर. डन सर. वैल्यू 2 वुड बी k इंटू 7x का होल स्क्वायर and value 3 would be k into 8x का whole square. Perfect, right? So this will be k into 25x square. This will be k into 49x square, and this will be k into 64x square. That's great, done. और यहाँ पे क्या है? k equal to 6800 upon 20x का whole square और 6800 अपॉन 400 x स्क्वायर. डन सर, ग्रेट. k का वैल्यू तो हमें पता है, हमें बेसिकली इन तीनों को ऐड करना है. समझना बात को. k तो कॉमन आ गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू है ये रही 6800 अपॉन 400 और अंदर क्या बचा 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर. डन. x स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है. डन. दिस इज तीनों का वैल्यू, ठीक है. k का वैल्यू क्या है 6800 अपॉन 400 x स्क्वायर. सो k, if I remove k from here, ध्यान से देखें, I am removing k from here and taking k का वैल्यू that is 6800 अपॉन 400 into x स्क्वायर. x स्क्वायर यहां से कॉमन निकल के उड़ जाएगा. फेयर इनफ. बचेगा क्या, ध्यान से देखें, 6800 अपॉन 400 into 25 plus 49 plus 64. That's what it is. That's what we are left with. So 5 plus 9, 14 plus 4, 18, 8. 1, 2 plus 1, 3 plus 4, 7 plus 6, 13, 138, something like this. तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा. 138 भी शायद does it get cancel? 138 नहीं होगा. फिर ये क्या हो रहा है, देखिए फिर से. 9 plus 4, 13 plus 5, 18, 8. 2 plus 1 3 plus 4 7 plus 6 13, 138 ही हो रहा है, ठीक है. सो 49 25 64 मेरे हिसाब से तो सब सही है, ठीक है. डज इट? हाँ, तो ये होगा ना, ठीक है. 4 into 17 सब सही है. 17 into 138 that will be I guess 2522. 17 into 138 2526 or something like this. Let's see. Sorry. हाँ, इट विल बी 2346, ठीक है. दिस विल बी 2346. आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा. दैट विल बी 2346. अच्छा, ओरिजिनल डायमंड का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6800. सारे टुकड़ों का वैल्यू निकाल के हमने ऐड किया, क्या आया 2346. 6800 ओरिजिनल वैल्यू, तीनों टुकड़ों का एडिशन आ गया 2346. माइनस करेंगे तो क्लियर दिख रहा है 4454 रुपीस का लॉस. 4454 रुपीस का लॉस. एग्जैक्टली सेम थिंग आई शो यू हियर. दिस इंडिकेट्स लॉस, है ना. डन. समझ आया. दीज आर गुड क्वेश्चंस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो प्रोपोर्शंस जो होते हैं ना, उसके ये अच्छे क्वेश्चंस है. I'm going out of the frame. I'm keeping you this in front of you. You can pause the video and understand if you didn't understand when I explained you. ठीक है, चलिए.
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसा एक और अच्छा क्वेश्चन करता है ना, जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, कुछ अच्छी एग्जाम्स में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस भी है, ठीक है, देन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, राइट। तो यहां पे द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Students usually make mistake by taking speed directly proportional to the square root of the number of wagons, not the speed. You see, the reduction of the speed. सीधी बात है, number of wagons अगर इंजन से जितना अटैच है वो इंक्रीज होता है। If number of wagons gets increased, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? स्पीड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? स्पीड डिक्रीज होगा, एग्जैक्टली। सो द रिडक्शन ऑफ द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट स्पीड। रिडक्शन ऑफ द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप स्पीड लेंगे तो गलत हो जाएगा ना कि सर नंबर ऑफ वैगन्स इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगा, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ वैगन्स इंक्रीज करने से रिडक्शन इन द स्पीड विल इंक्रीज, मतलब स्पीड विल डिक्रीज, सो दे आर एक्चुअली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पे क्लियरली क्या दिया हुआ है, रिडक्शन इन द स्पीड। सो कैन आई सिंपली से रिडक्शन इन द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैगन्स, is directly proportional to number of wagons, ठीक है। So I can simply write RS upon W, reduction in speed 1 upon wagons 1 is equals to reduction in speed 2 upon wagons 2. These two will be same. Then अभी समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हो। It's square root of the wagons. गलती मत करो सर, आप गलती मत करो, ऐसा बोल सकते हो आप, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ वैगन proportional to the square root of the number of wagons in train. The speed of the train is 42 kilometers per hour when there are no wagons and 24 kilometers per hour when there are 9 wagons. मतलब समझना, पहले कितना स्पीड था, 42 किलोमीटर पर आवर, फिर कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट वाज 42, इट हैज नाउ बिकम 24, मतलब रिड्यूस हुआ, हाँ, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ स्पीड। हाँ, 42 से 24 हुआ, 42 माइनस 24, 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 2 18, है ना, 18 जितना कम हुआ ना, ग्रेट। 18 kilometers per hour is my reduction of speed. Can I simply say that is RS1? 18 kilometers is the reduction in the speed. Perfect, done. Now, when it happened, when how many wagons were attached? How many wagons were attached? Extra wagons. I mean, there were no wagons while 42, and now there are 9 wagons while 24. बात समझना. So यहाँ पे क्या आएगा? Under root 9 है ना, 9 wagons equal to reduction in the speed 2. पूछा तो यही है ना, नंबर ऑफ वैगन्स कितने अटैच हो सकते हैं, मतलब हमें तो W2 का रूट पूछा है, लेकिन इस बार रिडक्शन ऑफ स्पीड लेंगे क्या? अच्छा, सो दैट ट्रेन कैन मूव का मतलब क्या है? मान लो कोई ट्रेन 42 की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, और 42 की स्पीड पे चलने वाला ट्रेन मूव होना कब बंद हो जाएगा? जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। आई रिपीट, 42 की स्पीड पे जाने वाला ट्रेन मूव होना बंद तब हो जाता है जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है ना। तो रिडक्शन इन स्पीड कितना हुआ? 42 था, 0 हो गया, दैट इज 42। तो अगर मैं यहां पे 42 ले लेता हूं, दैट विल शो मी कि कितने वैगन्स अटैच करने पे वो 0 हो जाएगा। इट वोंट मूव, rather than we need that it can move, लेकिन हम ऐसा ले रहे हैं ना कि 42, ठीक है, देखते हैं। Now this can be solved simply like this will be 3, this is 3 into 6, ठीक है। So under root W2 equal to 42 upon 6, W2 under W2 is 7, implies W2 is equals to 49। प्लीज ये टिक मत कर देना, गलत है ये। क्यों? 49 वैगन्स अटैच करने पे स्पीड रिडक्शन इज 42 किलोमीटर पर आवर, अकॉर्डिंग टू जो हमने यहाँ पे देखा। एक ट्रेन जिसपे जब कोई भी वैगन अटैच नहीं है, जब वो 42 की स्पीड पे चल रही है, उस पे अगर हम 49 वैगन्स अटैच करेंगे
तो उसका रिडक्शन ऑफ स्पीड 42 हो जाएगा. 42 minus 42 0 हो जाएगा. It won't move. That is something that we don't want, right? What we want is so the train can move. That means you cannot attach 49 wagons. Exactly at 49 it will stop moving. What does that mean? We can attach 48 maximum wagons. That's what the concept of this question is. Understood? Yes? ठीक है? It is there in front of you. As I explained, there it is. Right? Still in front of you. You can read, you can pause the video, then you can understand. Right? चलिए, let's go to the next part. Again, एक ऐसा अच्छा question करता है, ठीक है? Right? There is a question in front of you. You can pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने try किया होगा. Now, total expenses of a boarding house are boarding house है ना? Boarding house partly fixed and partly varying, linearly with number of boarders. ठीक है, great. जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा. The average expense per boarder is 700 when there are 25 boarders and rupees 600 when there are 50 boarders. What is the average expense per boarder when there are 100 boarders? ठीक है, done. बात समझना है यहाँ पे. Average expense का मतलब समझो. Total expense, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस अपॉन नंबर ऑफ बोर्डर्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस, है ना? डन. वही होता है एवरेज एक्सपेंस. ग्रेट. तो अभी क्या बोला है? टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बोर्डिंग हाउस इज पार्टली फिक्स्ड. सो टोटल एक्सपेंस इज पार्टली फिक्स्ड and partly varies with linearly with number of boarders. मतलब कुछ फिक्स है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट है, प्लस वो वेरी करता है. जितने बोर्डर्स बढ़ेंगे, मान लो नंबर ऑफ बोर्डर्स को मैं B बोल देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय जितने बढ़ेंगे उसकी पर एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी. मतलब मान लो पर एवरेज कॉस्ट को हम C बोल देते हैं. सो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, वो ऐसा उसने फर्स्ट लाइन में बोला है कि इट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली varying linearly with number of boarders. Number of boarders जितने बढ़ेंगे उतना उसका कॉस्ट बढ़ेगा. पर बोर्डर वो कॉस्ट बढ़ाता जाएगा. सीधी बात है. डन. ठीक है. आप इस एग्जांपल को कुछ ऐसे समझ सकते हो. मान लो आप अपनी कार को ना सर्विस में देते हो, ठीक है? तो कार अगर जब हम सर्विस में देते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि सर ये कार सर्विस करने में तो बहुत देर लगेगी, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. अब कैसे बढ़ेगा? वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर टोटल कॉस्ट, मान लो कार हमने सर्विस में दी है तो टोटल कॉस्ट कुछ फिक्स होती है कि जब आप कार सर्विस में डालते हो तो मान लो 500 रुपए तो लगने ही लगने वाले हैं. ठीक है? पार्टली फिक्स्ड है मतलब 500 रुपए फिक्स है. डन. अभी जितने घंटे आपकी कार सर्विस होगी उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ता जाएगा. मतलब मान लो कि पर आवर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है कुछ ऐसे. तो मान लो मैंने अपनी गाड़ी सर्विस में दी है, ठीक है, जिसको सर्विस करने में 5 घंटे लगते हैं और पर घंटे का कॉस्ट है 1000 रुपए. ठीक है? पर घंटे का जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपए. सो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट वुड बी माय 500 फिक्स्ड कॉस्ट. तो आप वो तो लेना ही देना था. पर आवरली कॉस्ट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो टोटल इट विल बी 5500. वही चीज है ये. जितने बोर्डर्स बढ़ते जाएंगे उनकी पर कॉस्ट के हिसाब से टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट. ठीक है? डन. अब क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, यही चीज मैं आपको इसमें भी दिखा सकता हूं. अब क्या बोल रहा है वो? देखो, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस नंबर ऑफ बोर्डर्स इनटू पर बोर्डर एक्सपेंस. अब वो क्या बोल रहा है? एवरेज एक्सपेंस इज 700 व्हेन 25 बोर्डर्स. मतलब टोटल एक्सपेंस उसका कितना हुआ होगा? 700 into 25, है ना? एवरेज एक्सपेंस 700 आया कब? जब टोटल अपॉन 25 किया होगा. ठीक है? सो 700 into 25 is equals to some fixed cost होगा प्लस 25 बोर्डर्स into this variable cost पर बोर्डर. ये है पर बोर्डर का एक्सपेंस, जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से. ठीक है? डन. और वही चीज उसने क्या दिया है? 600 into 50, क्योंकि उस वक्त 50 बोर्डर है तो बोर्डर कॉस्ट कम हो गया, into f into 50 के. डन. परफेक्ट. समझ आ गया सर? अब ये इक्वेशन देख के आपको समझ आना चाहिए कि ये है टू वेरिएबल्स इक्वेशन. टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. दो इक्वेशंस है आपके सामने, दो वेरिएबल्स है f एंड k. यू कैन इजीली सॉल्व देम. यस और नो? हाँ सर, आराम से कोई भी बंदा निकाल लेगा. जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर?
अरे यार ये तो आना ही चाहिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 into 7 minus 6 into 5, ठीक है। सो दिस इज 175, दिस इज 3 समथिंग लाइक, ठीक है, दिस इज 3000, तो उसमें से एफ कट हो जाएगा, इसमें से के बच जाएगा, 25 के बच जाएगा, सो के विल बी समथिंग अपॉन 25, सो दैट इसके हिसाब से के का वैल्यू आएगा, के का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालो, आपको एफ का वैल्यू मिलेगा। ये दोनों चीजें मिल गई हमें, अभी हमें क्या पूछना है, फाइंड द एवरेज एक्सपेंस व्हेन देयर आर 100 बोर्डर्स, ठीक है। सो 100 बोर्डर्स में क्या करेंगे हम लोग, हमें के का वैल्यू पता है, सो दैट इज 500, 100 बोर्डर्स, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है, दैट इज 5000, 55,000, एवरेज एक्सपेंस वुड बी 550। कैसे आया, 55,000 तो हमारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोर्डर्स, दैट विल गिव यू तो एवरेज कॉस्ट, ठीक है, डन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आपके सामने है एक्सप्लेनेशन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एक और एग्जांपल समझते हैं, आपके सामने है अलोंग विथ ऑप्शंस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा, राइट। X and Y earns in the ratio 5:7 and spends in the ratio 5:7, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं ना कि उनका जो अर्निंग है वो है 5:7 के रेशियो में, यानी कैन आई राइट 5x and 7x, हाँ सर, और उनका जो एक्सपेंस है दैट इज आल्सो इन द रेशियो 5:7, सो कैन आई आल्सो राइट दिस एज 5x and 7x, नहीं सर आप नहीं लिख सकते ऐसा, है ना यार, दूसरा रेशियो है तो आपको सर दूसरा वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा, सीधी बात है। सो आप कौन सा वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो, लेट्स से y, 5y and 7y, नाउ देयर सेविंग विल बी इन द रेशियो, सेविंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेविंग, सेविंग इज एक्सपेंस माइनस, सॉरी क्या आएगा, अर्निंग माइनस एक्सपेंस, अर्निंग कितना है, लेट्स से 5x, उसका एक्सपेंस कितना है, लेट्स से 5y, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट a, so x, this we are talking about x, let's say capital X, confused now is talking about y, वो कितना अर्न करता है, 7x, कितना स्पेंड करता है, 7y, ठीक है, डन। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, 5, क्या बचा अंदर, x माइनस वाई, यहाँ से क्या कॉमन निकला, 7, क्या बचा अंदर, x माइनस वाई, x माइनस वाई गेट्स कैंसिल, आंसर इज 5:7, हाँ है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन था ना ये, है ना। क्या सर पक्का सर 5:7 आएगा सर, नहीं सर पूरे ये एक्सप्लेनेशन में तो कहीं गलती नहीं लग रही है, आई विल शो यू द गलती आई विल शो यू, ठीक है। द गलती इज दिस, व्हेन यू कैंसिल समथिंग, मैथमेटिक्स में एक्चुअली कुछ कैंसिल करना जैसा होता नहीं है, वो तो हम कैंसिल करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा फिगर है 5 into x minus y upon 7 into x minus y. Before I cancel this, I need to be sure that is x minus y 0 और नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन अगर वो जीरो है तो मैं उसे कैसे कैंसिल करूं, बिकॉज इट फॉर्म्स अ 0/0 फॉर्म, उसमें कैंसिल नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू 0 हो सकती है इन आवर केस, बिल्कुल हो सकती है। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y है, और x इज इक्वल्स टू y है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जितना कमाते हैं उतना स्पेंड कर देते हैं। मतलब ये पूरा सिनारियो मैं आपको ये टेक्निकल शब्दों में आपके सामने है सिनारियो, ठीक है। अब इसको मैं एक लेमन अप्रोच से समझाता हूं, बात समझना, ठीक है। देयर आर टू सिनेरियोस, केस 1 एंड केस 2। दोनों में मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना उसकी सारी कंडीशंस मैं फॉलो करूंगा, लेकिन दोनों में आंसर अलग आएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। If answer is different with the same given conditions, then answer भी cannot be determined, ठीक है। कैसे समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। मान लो x जो है उसका सैलरी है 5:7 है ना, मतलब x का सैलरी है 5,000, राइट, और y का सैलरी है लेट्स से 7,000, डन।
50,000 70,000 अच्छा लगे उनको भी, ठीक है। एंड स्पेंड्स इन द रेशियो 5:7, ठीक है। तो ये उनका सैलरी है, दिस इज सैलरी। अब मैं एक्सपेंस दिखा रहा हूं। एक्सपेंस क्या है एक्स का, 5:7 के रेशियो में रखना है, लेट्स से 5,000 रुपए, और वाई का भी है 7,000 रुपए। डन। अब उनका सेविंग समझते हैं। सेविंग कितना आएगा, सेविंग ऑफ एक्स वुड बी 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000, 70,000 माइनस 7,000 दैट इज 63,000, ठीक है। 9 5s 9 7s 5:7. In this case your expenses, your saving is 5:7. Great. Case 2, x का सैलरी है 50,000, y का सैलरी है 70,000, ठीक है। दिस इज सैलरी। नाउ एक्सपेंस, x का सैलरी है, सॉरी x का एक्सपेंस है 50,000, जितना खर्चा जितना कमाया सब उड़ा दिया उसने। y ने कमाया 70, उसने भी सब उड़ा दिया। क्या ये दोनों का रेशियो 5:7 है? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा ना। स्पेंड्स इन द रेशियो 5:7, हाँ, अर्न्स इन द रेशियो 5:7। नाउ आप ऐसा तो बोल नहीं सकते, क्या बात कर रहे हो, सेविंग तो वो करेगा ही करेगा ना, ये केस थोड़ी हो सकता है। किसने बोला नहीं हो सकता है ना, मैथमेटिकली तो हो ही सकता है ना। एग्जैक्टली, इसीलिए इस बार सेविंग क्या आएगा, 0:0। अ डिफरेंट आंसर देन 5:7? यस, डेफिनेटली यस। दोनों का कोई सेविंग ही नहीं है। From given conditions, we are not sure that whether the answer would be 5:7 or the answer would be 0:0, and hence we can say the answer cannot be determined. समझ आया? पक्का? That's great. ठीक है, चलिए आपके सामने है पूरा का पूरा explanation, ठीक है। Same thing I have shown you here, so the answer cannot be determined. वही चीज मैंने यहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। I hope you understood this. ठीक है, these are good examples of